आज के क्लास में हम लोग पराग की घटना देखने वाले हैं। ये पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद दिला देते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि पुंकेसर जो होता है उसमें पराग कोश होता है, उसी पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। वैसे ही स्त्री केसर में देखे थे तो स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड होता है और बीजांड के अंदर किसका, तो अंडक का निर्माण होता है, अंडक का निर्माण होता है। ठीक, और यही दोनों आपस में मिलके क्या करता है, निषेचन की घटना करता है। यदि यही दोनों आपस में मिलता है, हम लोग बोलते हैं कि ये निषेचित हो चुका है। और जब निषेचन की घटना होता है तभी जाके हम लोग क्या देखने को मिलता है कि बीज का निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग परागण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है, तो जब परागकण जो होता है, तो परागकण कहाँ पे, तो परागकण परागकोश से निकलता है। अगर फूल का स्ट्रक्चर एक बार दिखा दे तो याद आ जाएगा कि अगर ये हम लोग का स्त्री केसर है और ये हम लोग का परागकोश है। ये है परागकोश, ये है स्त्री केसर का ये वर्तिकाग्र है। तो ये जो परागकोश होता है इसमें परागकण बनता है। यही जो परागकण इसमें बनता है, ये परागकण निकल के इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये परागकण यहाँ से निकल के इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उसी घटना को हम लोग परागण कहते हैं। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो परागण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो परागण का सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो डिफिनीशन के रूप में लिखेंगे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, ये लिखना है नोट्स में, शॉर्ट नोट बनाना है जहाँ जहाँ पे हम बोल रहे हैं। ठीक, तो ये परागण की क्रिया हुआ। अगर परागण क्रिया देखेंगे तो ये दो प्रकार के होता है। जो परागण क्रिया होता है तो ये दोनों को लिखना है। एक को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण, एक को बोलते हैं स्वपरागण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलराइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो होता है वो होता है परपरागण। दूसरा जो होता है वो होता है परपरागण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो ये दो प्रकार के परागण की घटना होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब ये स्वपरागण और परपरागण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पहले तो हम एक डायग्राम से समझते हैं, और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो आम का ही पौधा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो आम का पौधा बना लेते हैं। जो ही नहीं है कि ये पौधा की तरह दिखे ही, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक, और इसके दो फूल को हम लोग दिखाते हैं। इसके दो फूल को दिखाएंगे तो इसके दो फूल को हम दिखा लेते हैं। इसके दो फूल को हम दर्शा लेते हैं। तो ये हो गया इसका, ये पुंकेसर हो गया। इसका एक पत्ती दिखा देते हैं। ठीक है, और इसमें भी फूल दिखा देते हैं।
दूसरा पौधा एक बना लेते हैं जो सेमी रहेगा, हो सकता है दोनों आम का है तो दोनों आम का ही रहना चाहिए, ठीक, सेमी जाति इसको बोलते हैं हम लोग, ये सेम प्रजाति के होना चाहिए, ठीक है। इसका भी हम 2 फूल को हम दर्शा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इधर भी बना लेते हैं। बात यहाँ पे ये है कि स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं उसको समझना है। तो हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं कि जो इसमें ये है परागकोश और इसमें परागकण का निर्माण होता है। यही परागकोश फट के छोटे छोटे बहुत सारे परागकण रहते हैं। अब परागकण के पहले परागण किसको कहते हैं, तो इस परागकण के इस वर्तिकाक तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो परागकण है, अगर ये परागकण इसमें से जो परागकण निकलेगा वो परागकण कहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इसके वर्तिकाक तक पहुंचेगा। पहुंचाने का तरीका अलग अलग आता है, उसको अलग से हम लोग देखेंगे, कीट के द्वारा जाते हैं जैसे भी जाता है। तो परागकण जो होता है यहाँ से इसके वर्तिकाक पे पहुंच गया। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये अपने फूल के ही वर्तिकाक पे पहुंचा है। ये क्या है, अपने फूल के ही वर्तिकाक पे पहुंचा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जब ये अपने फूल के नहीं किसी दूसरे फूल के वर्तिकाक पे पहुंचे, ये अपने फूल के नहीं किसी दूसरे फूल के वर्तिकाक पे पहुंचे, तो उसको हम लोग कहते हैं परपरागण। या अपने जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाक पर पहुंचे तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग परपरागण कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अब समझ में आया होगा कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। तो यहाँ पर पहले इंडिकेट कर लेते हैं, ये जो हुआ तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे स्वपरागण, स्वपरागण। लेकिन जब ये परागकण अपने ही फूल के दूसरे, अपने ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाक पर जाता है, या ये परागकण किसी दूसरे पौधे के सेम जाति के, समान जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाक पर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों को हम लोग जो कहेंगे, ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो दोनों घटना हुआ इसको हम लोग कहते हैं परपरागण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसको हम लोग परपरागण कहते हैं, इसको हम लोग परपरागण कहते हैं, ठीक। तो ये 2 घटना देखने को मिलता है। ये बोल सकते हैं कि ये भी आम का ही पौधा है और ये भी आम का ही पौधा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके खुद के, अगर इसका जो परागकण है, ये जो परागकण होगा अगर अपने ही फूल के वर्तिकाक तक पहुंचेगा तो उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अपने पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाक पर जाए या अपने जाति के पौधे के
दूसरे फूल के वर्तिका कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पर परागण के नाम से जानते हैं। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिफिनीशन भी लिख लेते हैं स्वपरागण और परपरागण का। तो स्वपरागण को हम लोग कहते हैं जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुँचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुँचते हो तो अच्छे, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन देखा जाए, लेकिन बेसिक क्लास में पहले के क्लास में अगर बात किया जाए, एक 7 क्लास में दिया हुआ था, वहाँ पे ये डिफिनीशन थोड़ा सा अलग दे दिया था। जैसे सेल्फ पोलिनेशन, चलो ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेना है जो बता रहे थे। ये अगर अपने ही पौधे के साथ करेगा तो उसको हम लोग स्वपरागण कहेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा को हम लोग परपरागण नहीं कहेंगे। ये वाला हिस्सा को, तो ये दोनों को, इसको और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको और इसको हम लोग स्वपरागण कहेंगे। जब अपने ही फूल के साथ या अपने पौधे के दूसरे फूल के वर्तिका पर जाए तो उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, लेकिन अपने जाति के दूसरे पौधे के पास जाता है तो उसको हम लोग परपरागण कहते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ठीक। तो डिफिनीशन का बात है तो इसको लिखना है स्वपरागण या स्वयुग्मन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो स्वयुग्मन का डिफिनीशन जो लिख लेना 1 नंबर देकर, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर परपरागण का डिफिनीशन का बात करें तो परपरागण यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इससे सब शॉर्ट नोट है, ये सबको लिखते हुए चलना है। ये सब शॉर्ट नोट है, सबको लिखते हुए चलना है। अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगा आगे वही चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, इसमें हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक टर्म आता है समकाल परिपक्वता, जिसको हम लोग कहते हैं होमोगेमी। तो ये शब्द सुनने को मिलेगा, इसीलिए इसके बारे में बता रहे। तो होमोगेमी किसको कहते हैं उस बात को समझिए। जब हम लोग एक फूल का बात करते हैं तो फूल में 2 जनन अंग होता है, एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग के रूप में ये मादा जनन अंग के रूप में ये स्त्री केसर होता है और नर जनन अंग के रूप में ये पुंकेसर होता है। नर जनन अंग के रूप में ये पुंकेसर होता है, ठीक है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि जब ये तैयार हो जाए, मतलब इसमें अंडक का निर्माण हो जाए, उसी समय इसका परागकण भी बन जाए। लेकिन बहुत सारे पौधे में ऐसा होता है कि जब अंडक का निर्माण होता है उसी समय क्या होता है, तो उसी समय इसमें परागकण का भी निर्माण हो जाता है, जिससे इसको स्वपरागण करने में आसानी होता है। मतलब इसमें जब परागकण का निर्माण होगा, जैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, परागण करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये अपने के साथ क्या कर लेगा, परागण कर लेगा। तो स्वपरागण करने से क्या हो जाता है, इससे आसानी हो जाता है। जब ऐसा होता है कि दोनों एक ही समय पर परिपक्व हो जाता है, परिपक्व का मतलब होता है तैयार हो जाना। कौन, तो इसका परागकण और परागकोश में परागकण, और उसी समय परिपक्वता हो जाता है, वर्तिकाग्र भी क्या हो जाता है, उसी समय तैयार हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समकाल परिपक्वता कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग होमोगेमी कहते हैं। तो ये एक शब्द लिख लेना है, इसको लिखकर इसका डिफिनीशन लिख लेना है, जो बता रहे हैं कि स्वपरागण करने वाले पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं। परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं, उसे होमोगेमी या हिंदी में लिखोगे समकाल परिपक्वता लिखोगे। लोग याद रखना है कि इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है। बहुत जगह हिंदी में ही लिखा रहेगा लेकिन नाम इंग्लिश का रहेगा, ठीक, इसलिए दोनों नाम याद रखना जरूरी है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि स्वपरागण का महत्व क्या है। स्वपरागण का महत्व का महत्व का मतलब होता है उसके फायदा। तो स्वपरागण का महत्व लिख सकते हैं आप। तो स्वपरागण का महत्व के रूप में बताया जाता है
इस प्रकार के पुष्पों में परागकण और निषेचन सुनिश्चित हो जाता है। मतलब इससे क्या हो जाता है कि इस परागण की घटना होना सुनिश्चित हो जाता है, मतलब फिक्स रहता है। लेकिन पर परागण में परागण की घटना होगा भी और या नहीं भी होगा। कहने का मतलब ये है, दूसरा स्टेप इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती है। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, इसलिए कि इसका खुद के पौधे के ही क्या है, खुद के पौधे के ही या खुद के फूल के ही परागकण उसके वर्तिकाक पे जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके दूसरे पौधे के वर्तिकाक पे जाना है तो इसका जाने का चांसेस क्या होगा, कम होगा। इसलिए बोला जाता है स्वपरागण में निषेचन की घटना होने का या परागण की घटना होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक, दूसरा लिखा इसी प्रकार से परागकण के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती है। दुर्बल मतलब थोड़ा पतला सा कमजोर टाइप का इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लेना है। अब देखो, जो जाति उभयलिंगता रखता है, जो ऐसा पौधा जो उभयलिंगी होता है, क्या होता है, उभयलिंगी होता है। देखो एक होता है देखो कुछ ऐसे पौधा होता है जिसमें क्या देखने को मिलता है, पराग कोष तथा वर्तिकाक के बीच में प्राकृतिक रोध उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक रोध मतलब ऐसा कुछ प्राकृतिक वहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ से और समझ सकते हैं उभयलिंगता का मतलब क्या होता है। मान लो कि हमको पता है कि इसमें परागकण बना और इसमें क्या बना, वर्तिकाक है। यहाँ पर परागकण वर्तिकाक तक जाना है, इसके बीच में प्राकृतिक रूप से कुछ ना कोई अवरोध आ जाएगा, बीच में कोई रोकावट उत्पन्न आ जाएगा, जिसके कारण कभी भी इसका परागकण जो होगा कभी भी इसके वर्तिकाक तक नहीं पहुंच पाता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये उभयलिंगता है। इसमें क्या है, ये तो उभयलिंगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे एक टर्म मिलेगा, वो है एक मिनट, हेक्टोसैटली दिया हुआ है, विषम वर्तिकाक दिया हुआ है। चलिए इसको भी उतना जानना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक ही समय में जब परिपक्व नहीं होता, उसमें क्या था, जब दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है तो उसके बारे में था। अब देखो, ये परागण के प्रकार होता है। जो जानवर के द्वारा होता है उसको जंतु परागण कहते हैं, जो पक्षी द्वारा होता है उसको पक्षी परागण कहते हैं, जो वायु द्वारा होता है वायु परागण कहते हैं, जो कीट द्वारा होता है उसको कीट परागण कहते हैं। ये जो परागण की घटना होता है, तभी जाकर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर एक फूल है और फूल के ये वर्तिकाक है और ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर ये क्या है, परागकण है, तो ये परागकण अपने आप यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इसको वर्तिकाक तक ये अपने आप नहीं आ जाएगा। इसको लाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। तो वो माध्यम के रूप में कौन कौन हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, जानवर हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, जो कि परागकण को कहाँ पे, वर्तिकाक तक ला सके, परागकण को वर्तिकाक तक ला सके। अब देखो कीट क्यों जाएगा इसके पास और क्यों ये काम करेगा। अगर मान लो कि हम लोग कीट परागण पढ़ने जा रहे हैं तो कीट ऐसा क्यों करेगा, कीट उसके पास क्यों जाएगा और उसका काम क्यों करेगा कि परागकण को वर्तिकाक तक लाएगा। वो उससे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी जाकर वो कीट वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसका पीछे रीजन रहता है। इसके पीछे क्या रीजन रहता है, यहाँ पर कीट परागण में दिया हुआ है।
इसके पीछे बहुत सारे रीजन रहता है। कुछ यहाँ पर रीजन दिया, उन पुष्पों के जिनमें कीट परागन होता है उन्हें कीट परागित पुष्प कहा जाता है। ऐसा ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है? मधुमक्खी, तितलियाँ करता है, ये भृंग वगैरह ये सब काम करता है। और ये किस लिए करता है? तो फूलों के मकरंद लेने के लिए। मकरंद जो फूलों का रस होता है, रस को लेने के लिए ये फूलों के पास जाते हैं लोग। ये कीट जो होता है ये फूलों के पास क्यों जाते हैं लोग? तो फूलों में जो रस होता है, मकरंद होता है, उसको लेने के लिए जाते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, भृंग हो गया, ये सब उसके पास अट्रैक्ट होके जाते हैं, इसलिए उसको उससे क्या मिलता है? मकरंद मिलता है। और क्या क्या ऐसा चीज़ें होता है जो बेनिफिट होता है कीट परागन के लिए? तो कीट परागन मकरंद लेने के लिए पुष्पों के पास जाता है, जिसके कारण ऑटोमेटिक देखने को मिलता है कि ये कीट परागन की घटना उसमें घट जाता है। तो पुष्प जो होता है, पुष्प किसी पौधे के पास, सॉरी, कीट जो किसी पौधे के पास क्यों जाएगा? तो उसके पीछे 4-5 रीजन, यहाँ पे 2 से 3 रीजन तो पहले हम लोग ऊपर ही देख लिए। एक रंग, कलर से अट्रैक्ट होके जाता है। कीट जो होता है, कलर अगर अलग अलग कलर का फूल देखने को मिलता है तो उससे कीट अट्रैक्टिव होकर उसके पास जाता है। दूसरा उसका होता है सुगंध, उसके सुगंध से उसके ओर जाता है, इसलिए उसका सुगंध उसको अच्छा लगता है, तो उसके सुगंध से उसके ओर जाता है। ठीक। तीसरा उसका मकरंद उसके रस के लिए उसके पास जाता है। तो कीट जो अट्रैक्ट होता है किन किन कारणों से होता है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये साफ साफ समझ में आ जाएगा, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। रंग को देखकर, सुगंध को देखकर, मकरंद उससे मतलब जो उसको रस मिलता है, उससे उनका भोजन प्राप्त होता है, तब मकरंद के कारण। तो ये 3 कारण दिया हुआ है, जिसके कारण कोई भी कीट क्या होता है, क्या करता है? तो कोई भी कीट किसके पास? फूलों के पास जाता है, पुष्प के पास जाता है। जाने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे परागण की घटना हो जाता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कीट यहाँ पे गया, यहाँ से मकरंद लिया, यहाँ से उड़ के गया, हो सकता है ये कीट क्या है दूसरी जगह पे जाए। तो देखो जो परागकण होता है ना, जो परागकण का कण होता है, वो कीट के किसी भी शरीर के हिस्से में क्या होता है? चिपक जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में चिपचिपा टाइप का होता है, और शरीर के किसी भी हिस्से में क्या हो जाता है? ये चिपक जाता है। चिपकने के कारण उसके पैरों से मान लो कि ये फिर दोबारा जाके इधर बैठ गया, इधर से इधर जाकर बैठा, जैसे इस पर बैठेगा तो जो परागकण चिपका हुआ है, फिर वो क्या होता है? इसके ऊपर जाके चिपक जाता है, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाके क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जिसके कारण परागकण जो होता है यहाँ से इसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है? पहुँच जाता है। यही कारण होता है कि मान लो कि कीट को यहाँ पर पहुँचा, उसके शरीर पर क्या हो गया? परागकण चिपक गया। अब अगर दूसरे पौधे के पास जाएगा या दूसरे फूल के पास जाएगा तो उसके ऊपर जाकर बैठेगा, तो उसके बैठने के कारण वहाँ से वो क्या हो जाएगा? दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। तो ये घटना होता है जो कीट परागण, मतलब कीट कराता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कीट परागण। अब ये चीज़ें बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि 100% हो ही जाए, मतलब, लेकिन चांसेस रहता है कि ये सब चीज़ें के कारण क्या हो जाए? परागण। इसलिए परागकण का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। परागकण का जो निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, जो परागकण होता है मक्खी के सिर वगैरह में या कहीं पर भी वो चिपक जाता है, और फिर ये दूसरे पौधे के पास जाता है, तो वहां से उसके वर्तिकाग्र तक ये पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र भी चिपचिपा होता है, इसके कारण वो उसमें फिर वर्तिकाग्र में वो परागकण चिपक जाता है। कुछ वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है पौधे का, तो उसको पढ़ने की जरूरत है। कीट परागण भी कुछ इसी प्रकार से होता है। तभी हम लोग देख रहे थे पक्षी परागण, और किस क्या क्या चीज़ों से अट्रैक्शन होता है पक्षी को, उसके कीट को, वो चीज़ें हम लोग देखे थे। ठीक है, रंग के कारण, सुगंध के कारण, और हम लोग देखे थे मकरंद के कारण जो कीट होता है वो फूलों के पास जाता है। वैसे अगर बात करेंगे अब की पक्षी परागण में हम लोग चमगादड़ का परागण के बारे में देख रहे हैं। चमगादड़ का जो चोंच होता है बहुत लंबा और नुकीला होता है। ठीक है, तो ये जाता है, ये भी जाता है, तो उसके पास उसके चोंच जो होता है उसी में परागकण क्या हो जाता है? फंस जाता है, और दूसरे फूल के जब वर्तिकाग्र पे जाता है तो वह चोंच को डालता है, तो उसके वर्तिकाग्र तक वो पहुँच जाता है।
ये चोंच द्वारा करता है। वैसे ही वायु परागन होता है। तो वायु जो होता है ये हवा के द्वारा उड़ के क्या होता है, हवा के द्वारा उड़ के उसके पराग कण जो होता है, पराग कोश से उड़ते हुए कहाँ पर, उसके वर्तिकाक पे जाके चिपक जाता है। मान लो उड़ के जा रहा है, उसके रास्ते में मान लो कहीं पर वर्तिकाक आ गया, तो अभी से चिपचिपा बता रहा है, और वर्तिकाक भी ऐसा चिपचिपा होता है कि उसको आसानी से अपने अंदर चिपका लेता है। तो जैसे उड़ के जाएगा तो हो सकता है उसके रास्ते में पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाको चिपक जाता है। इस प्रकार से वायु परागन देखने को मिलता है। जल परागन, जलों के द्वारा क्या होता है, परागकण बहते हुए चला जाता है, जिसके वर्तिकाक पर वो पहुंच जाता है। तो ये जल परागन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सब सिंपल है। तो इस तरह से परागन की घटना के बारे में दिया हुआ है कि जल परागन होता है, वायु परागन होता है, पक्षी परागन हो गया, कीट परागन हो गया। तो ये सब घटना देखने को मिलता है। यहीं पे है, अब कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सा दिया हुआ है कि पर परागन का लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। पर परागन का लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। देखो, पर परागन का लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होता है। उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहले लाभ दिया हुआ है पर परागन का। तो इस विधि में दो भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों के मेल होता है, उससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है। पर परागन के माध्यम से पौधे में नई किस्में पैदा की जा सकती है। इससे नया किस्म का पौधा का निर्माण होता है। पर परागन पुष्पों से उत्पन्न बीज अधिक जीवनक्षम होता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक वो जीवित रहता है। अब आगे दिया है कि हानि क्या होता है। पर परागन अनिश्चितता बनी रहती है, ये होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि पुष्प बाह्य साधनों पर ही परागन के लिए निर्भर करता है। परागकण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं, जिससे पौधे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अनेक परागकण व्यर्थ चले जाते हैं। परागकण द्वारा प्राप्त बीज मिश्रित गुणों वाले होते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है हानि और लाभ में। अब देखो, बार बार हम एक एग्जाम्पल देते आते हैं। ये भी आम का पौधा है और ये भी आम का पौधा है। मान लो कि इस आम के पौधे में, इस वाले जो आम के पौधे होगा, इस वाले आम के पौधे में खट्टा आम होता है। क्या होता है, खट्टा आम होता है। और इस वाले आम के पौधे में मीठा आम होता है। लेकिन इसकी संख्या कम होता है और इसमें संख्या क्या होता है, आम का अधिक होता है। ये खट्टा तो होता है लेकिन अधिक होता है, और ये मीठा तो होता है, कम होता है। अब अगर इस पौधे के परागकण, इस पौधे के परागकण इसके वर्तिकाक पे जाके मिलता है, तो अभी से वर्तिकाक पे जाके मिलेगा तो इसमें अंदर में अंडक से जाके मिलेगा, अंडक में जाके बीज का निर्माण करेगा। ठीक है। अब जो यहाँ से बीज बना और इस बीज से हम क्या किए, फिर से पौधे का निर्माण किए। इस बीज से क्या किए, फिर पौधे का निर्माण किए। अब ये चांसेस बनता है, ऐसा चांसेस बनता है कि इसमें तो दोनों का गुण आया होगा। तो ऐसे चांसेस बनता है कि इसमें आम भी अधिक फलना भी शुरू कर दिया, और साथ साथ क्या हो गया कि ये मीठा भी हो गया। साथ साथ क्या हो गया, ये मीठा भी हो गया। साथ साथ ये मीठा भी हो गया और अधिक भी फल रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये अलग एक नया जाति मिल गया हम लोग को, अलग प्रकार के आम का पौधा मिल गया। ठीक। तो ये पर परागन का फायदा होता है। ये पर परागन का क्या होता है, फायदा होता है। नुकसान का बात करेंगे। अब देखो, जब यहाँ से परागकण निकलता है तो इसके वर्तिकाक पे पहुँच भी सकता है और नहीं भी पहुँच सकता है, ऐसा चांसेस बनता है। इसके हानि के बारे में बात कर रहे थे। तो हानि क्या होता है कि इसमें इस पर परागन कराने के लिए जो परागकण का संख्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में परागकण का निर्माण करना पड़ता है। और ज़्यादा मात्रा में परागकण के निर्माण करने के लिए अवश्य ऊर्जा इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ऊर्जा मतलब ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इस पौधा को, तो उसके इसमें ऊर्जा का खपत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है कि जब यहाँ से जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे इधर उधर चला जाए, हो सकता है कुछ ही यहाँ पे इसके वर्तिकाक पर पहुँच पाए। इस कारण से इसका हानि भी होता है पर परागन करता है। इस तरह से कुछ क्या हो गया, कुछ फायदा भी है और कुछ इसका हानि भी देखने को मिलता है। ठीक है। और अब आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
आज के लिए हम लोग यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं।